हाँ जी, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप के ऊपर। इस चैनल पे आपको लगभग वैसे तो बीएससी की वीडियोस मिल जाएंगी, बीएससी फिजिक्स की। ठीक है, सारी अपलोडेड नहीं है, कुछ तो आपको मिलेंगी जरूर। लेकिन अब जो आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो यहाँ पे है आपकी। जो बच्चे नेट CSIR नेट फिजिक्स या गेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो वीडियोस हैं उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अब इन वीडियोस के अंदर हम लगभग बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तैयारी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब करेंगे का मतलब ये है कि मेरी खुद की भी आपके साथ होगी। ठीक है, जितना मैं बेटर करवाऊंगा उतना मैं बेटर हो जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको बेटर करवाऊंगा तो दैट इज ऑल्सो टीचिंग इज अबाउट लर्निंग है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट करवा सकूं विद नोट्स। ठीक है, तो बच्चे जो भी बच्चे गेट फिजिक्स या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ MSc का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना है किसी यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, तो आपको इस इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा बच्चे आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स जो हैं वो जरूर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर अपने नोट्स लिखे होंगे तो उसका बच्चे आपको हमेशा ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो नोट्स हर बच्चे ने प्रिपेयर करने हैं। और दूसरा क्या है, वैसे मैंने यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड। बिकॉज बच्चों के मन में माइंड में ये चीज़ होती है कि जो जिस चैनल से हम कर रहे हैं उनको इसके बारे में क्लियर नॉलेज है, उन्होंने एग्जाम वगैरह दे रखा है, जस्ट बस वीडियोज के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, बस उनको व्यूज से मतलब है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को करना हो, जिनके साथ वाले स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर करो वीडियोज को। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, बस वीडियोज शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब एज ए इंट्रोडक्शन, मेरा नेम बच्चे है सुरजीत सिंह एंड मेरी क्वालिफिकेशन है MSc फिजिक्स। और ये मैंने सिरसा के अंदर है, यूनिवर्सिटी है CDLU, नॉट मेन कैंपस से नहीं की मैंने किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अंडर की थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर है, सिरसा के अंदर ये यूनिवर्सिटी है CDLU, वहाँ से मैंने की अपनी MSc। और उसके बाद में मैंने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए आई थिंक CSIR नेट के। और ये जो इस बार एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उस एग्जाम को मैंने क्रैक किया, जो जून वाला था। कोविड के कारण लेट हुआ था एग्जाम आपका, नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग हुआ था। और जो ऑल इंडिया रैंक आया मेरा CSIR नेट का वो 65 है। ठीक है बच्चे, और जो गेट फिजिक्स का एग्जाम हुआ 21 के अंदर हुआ है, अपना फेब के अंदर हुआ था, उसमें जो मेरा स्कोर है 493 है। तो बच्चे मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है, चलो इतने एग्जाम मैंने नहीं दिए, इतने साल की मेरी मेहनत नहीं है इसके अंदर, हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी बेस्ट दूंगा जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो बच्चे आप मेन जो है आपने अपने नोट्स जो हैं वो बच्चे जरूर प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो आज अपना जो लेक्चर है वो बच्चे कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर जो है अपना वो है बच्चे, दैट इज काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो है ये हम बुक्स जो है, दैट इज टोटल आपके 9-10 बुक्स होती हैं, उनमें से हमने ये आपकी बुक उठाई हुई है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें हमने जो आपका लेक्चर फर्स्ट है वो हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसी पार्ट के अंदर हमें डिस्कशन करना है। एक तो बेसिक अजम्पशंस क्या है काइनेटिक थ्योरी के, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है वो क्या है, और जो सिंपल अपने गैस लॉज हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, एक लेक्चर ये वाला हो गया, और सेकंड लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर, इसके बेस जो हमने आज किया है उसके बेस के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमने वहां पे उसका डिस्कशन करना है। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ हम लेके जाएंगे। ठीक है, पहले सारे लेक्चर्स बेसिक होंगे, आफ्टर दैट हम एडवांस भी करेंगे। तो बच्चे अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं, क्यों चाहे आप एडवांस लेवल का करो। एडवांस सिर्फ बच्चे आपका क्वेश्चंस एडवांस होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स एडवांस होंगे, आपका बेसिक जो होता है बेस है वो आपका ऑलवेज सेम रहता है। तो बच्चे बेस जो है वो अच्छा प्रिपेयर करो, क्योंकि अब CSIR नेट हो गया या गेट हो गया, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, इसमें माइंड थोड़ा सा आपका पजलिंग करने वाला काम करते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से कम कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा फोकस आप ज्यादा कीजिए। ठीक है बच्चे, तो ज्यादा हम टाइम इसके ऊपर
ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी का। फर्स्ट है आपके पास बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है बच्चे, तो हम शुरू कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, दैट इज फर्स्ट है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब जो आपकी फर्स्ट अजम्पशन है वो बच्चे क्या है, दैट इज मोलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट पार्टिकल्स। जो आपके मोलिक्यूल्स हैं वो एज ए पॉइंट पार्टिकल्स बिहेव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब पॉइंट पार्टिकल मेरे पास क्या है, सपोज करो ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, और ये आपके पास कोई सेकंड पार्टिकल है, और इन इन दोनों के इन बिटवीन जो अपने पास डिस्टेंस है वो आप सपोज करो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर वो आपकी डिस्टेंस है ये। ठीक है, अगर कोई मेरे पास ऐसा सिस्टम है बच्चे जिनके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन है साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो आपके पास कौन सा सिस्टम है, दैट इज योर, वो आपका सिस्टम है पॉइंट पार्टिकल सिस्टम। क्लियर है बच्चे, तो ये आपका पॉइंट पार्टिकल सिस्टम हो गया। आफ्टर दैट अपने पास नेक्स्ट क्या है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, काइनेटिक थ्योरी के अंदर ये अजम्पशन है कि मोलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। जो आपके मोलिक्यूल्स हैं, आपने कोई गैस कंटेनर कंसीडर किया है, उसके अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो सारे रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, रैंडम मोशन का मतलब है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड बच्चे अपने पास क्या है, सेकंड है जो कोलिजन्स हैं बिटवीन देम, वो आपके पास क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, इन दोनों के अंदर जो भी अपने पास जो कोलिजन्स होंगे इनके अंदर वो आपके क्या होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे। दैट मीन्स कोई एनर्जी वगैरह की यहाँ पे शेयरिंग नहीं होंगी। ये काइनेटिक थ्योरी की एजम्पशन थी, वो हम आगे देखते हैं, कुछ चेंजेस भी होते हैं इसके अंदर माइनर से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अब इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे आपने कंटेनर कंसीडर किया है, सपोज करो ये आपने कोई कंटेनर कंसीडर किया है कि इसके अंदर आपके पास कोई गैस वगैरह के मोलिक्यूल्स वगैरह हैं। ठीक है, अब सपोज करो इसके अंदर जो गैस मोलिक्यूल्स हैं वो आपके, ये आपके गैस मोलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये गैस मोलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, अब ये रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इनकी वेलोसिटी वगैरह हर डायरेक्शन के अंदर होगी, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई अपर मूव कर रहा है, और ये कंटेनर आपका बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, हर डायरेक्शन के अंदर इन पार्टिकल्स की, इन मोलिक्यूल्स की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब ये जो कंटेनर है ना, इसकी जो वॉल्स होती हैं बच्चे, ये जो दीवारें हैं इसकी, वो आपके पास क्या होती हैं, दीज वॉल्स आर रिजिड वॉल्स। ये आपके पास रिजिड वॉल्स होती हैं, है ना बच्चे। सॉरी मेरे पास ये मैं माउस से लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पैड जो है ऑर्डर कर रखी है, वो कोविड के कारण थोड़ी सी डिले हो रही है, तो जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन आपका प्रॉपर अच्छे ढंग से लिखा जाएगा। तो उतने टाइम के लिए एक बार इसी से काम चलाओ। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा क्या लिखा है। तो जो आपके पास कंटेनर्स है ना, उसकी वॉल्स क्या है मेरे पास, वो रिजिड वॉल्स हैं। दैट मीन्स कि वो वॉल अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगी, जहां पे वो वॉल्स हैं वो वहीं पे रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप घरों में किचन जो अपना पास गैस सिलेंडर होता है उसकी वॉल्स देख लो, वो फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मोलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं गैस मोलिक्यूल्स, तो वो आपने सुबह उसको रखा है तो उसका साइज कुछ और होगा, सुबह देखोगे तो उसका साइज कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो आपकी रिजिड रहती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है no force of attraction among the gas molecules and between the wall of the container। अब ये जो गैस मोलिक्यूल है इन दोनों के अंदर कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। ठीक है, जैसे ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप ये पार्टिकल कंसीडर कर लो जो मैंने अब ग्रीन कलर से डोनेट किया है, और ये जो आपके पास रेड कलर है, इन दोनों के अंदर या जितने भी पार्टिकल्स होंगे इनके अंदर कोई फोर्स नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो पार्टिकल है और इन पार्टिकल के इन बिटवीन ये जो आपके पास वॉल है, इनके अंदर भी कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ये काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एजम्पशंस है। बाद में हमने देखा है कि जो वंडरवाल गैस आती है उसके अंदर हमने जो अट्रैक्शन है या जो ये रिपल्शन वगैरह होती है, जो प्रेशर वगैरह कंसीडर करते हैं, वहां पे हमने ये कंसीडर की है। ठीक है, लेकिन इसके लिए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती अमंग द मोलिक्यूल्स, और ये जो आपके पास वॉल है, ये जो आपकी वॉल है, इसके साथ कोई भी आपके पास वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है या कोई भी रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के अंदर नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होती एट ऑल। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो अपना बचता है बच्चे, लास्ट पॉइंट है कि ये जो अपने पास मोलिक्यूल्स है ना, मोलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसको ये क्या करेंगे, उसको ये ओबे करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको भी माइंड में रखना है कि ये जितने भी मोलिक्यूल्स हैं ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं।
तो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर जो आपका सेकंड टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, वहां पे हमने एक्सप्रेशन उसका उसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है बच्चे? तो ये आपके बेसिक अजम्पशंस हैं इन दिस केस, जो आपके पास क्या है काइनेटिक थ्योरी के जो बेसिक अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो क्या थे बेसिक अजम्पशन? एक तो आपका था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके हमेशा कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं, कभी रेस्ट के अंदर नहीं होंगे, उनके अंदर जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। ठीक है, उसके बाद में जो कोलिजन होते हैं उनके इन बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, दो पार्टिकल्स के अंदर, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ना उस मॉलिक्यूल और उस वॉल के साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, जस्ट वो न्यूट्रल इंटरेक्शन हो रही है उनकी। ठीक है, और जो आपके कंटेनर है उसको आपने रिजिड कंसीडर करना है, उसकी वॉल्स जो क्या है वो रिजिड होती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके न्यूटन्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपकी एजम्पशंस होगी। अब जो नेक्स्ट है सेकंड अपना टॉपिक जो है वो देखिए, सेकंड अपना टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। अब इसको बच्चे अच्छे ढंग से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, यहाँ पे मैं बच्चे कंप्लीट आपके पास डेरिवेशन नहीं करवा सकता, वो आप बीएससी में स्टडी करोगे कंप्लीट डेरिवेशन क्या है। अब कंप्लीट डेरिवेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, आपको बस उसका जो रिजल्ट है, दो तीन रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं, उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को मोल्ड करके आपको गेट या नेट एग्जाम में वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फाइंड करना है तो सपोज करो एक आपने क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करना है, जो मैंने ये कंसीडर कर रखा है, ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स हो गया। ठीक है, दिस वन इज, ये आपका, ये आप फ्रंट फेस कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका पीछे वाला जो फेस हो गया उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सपोज करो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका पीछे वाला फेस हो गया। ठीक है, तो ये आपके फेसेस हो गए इसके। ठीक है, और इसमें से हमने एक फेस जो है इसको जब सोल्व करना है तो इसके लिए हमने एक फेस कंसीडर करना होता है। बाकी आपने बीएससी के अंदर इसका डेरिवेशन करोगे, फर्स्ट सेम के अंदर आई थिंक आएगा काइनेटिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड सेम में आता है ये वाला। तो उसके बाद में आपने करना है, सपोज करना है कि इस कंटेनर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन आपके पास क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा बच्चे। ठीक है, और आपने ये भी कंसीडर करना है कि इस कंटेनर के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप एक बार सपोज करके चलोगे कि वो आपके पास वन नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के पास गैस है इसके अंदर, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, इस कंटेनर के अंदर आपके पास गैस है, उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आप एन कंसीडर कर लो, दैट इज कैपिटल एन होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने स्मॉल एन कंसीडर करने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका मोलिक्यूल है वो हमने इस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये शो कर रखा है कि वो आपका मोलिक्यूल है, ये देखो ये आपका मोलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो वी एक्स। ठीक है ना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हमने वी एक्स ली है। अब उसकी वेलोसिटी वाई में भी हो सकती है, वो जेड में भी जा सकता है, वेलोसिटी उसकी माइनस एक्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो जो वी स्केयर होगा आपके पास, ठीक है, तो वो तीनों डायरेक्शन के अंदर होगी अपने पास, तो वो सम मेरे पास होगा वी एक्स स्क्वेयर होगा प्लस में वी वाई स्क्वेयर होगा। ठीक है, और प्लस में मेरे पास क्या आएगा, लास्ट वन जो आएगा दैट इज वी जेड का स्क्वेयर आएगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक इक्वेशन आपने ये भी याद रखनी है, इसके अंदर क्या होगा। अब इसको सोल्व करने के बाद में आपने यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करना है सोल्व करने के लिए, वो बच्चे है कि मोमेंटम कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, आपने मोमेंटम से फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डीपी डिवाइड बाय डी। तो ये क्योंकि ये न्यूटन लॉ को मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूले का यूज करने के बाद में बच्चे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो मैंने यहाँ लिखी है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है गैस के लिए, वो आपकी ये ब्लैक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है, ये वाली, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई 3 एन वी स्केयर आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास m है, जो आपका स्मॉल m है बच्चे, वो आपके पास क्या होगा, दैट इज द मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल जो है, ये उसका है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास होगा बच्चे, ये वाला। ठीक है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास होगा। उसके बाद में एन जो है वो मैंने बता दिया, एन आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, और वी जो है वी स्क्वेयर आर एम एस, ये आपने अभी तक कंसेप्ट जरूर कर लिया होगा, रूट मीन स्क्वेयर जो इसकी वेलोसिटी होती है ये हमने वो कंसीडर कर रखी है। ठीक है, दैट इज रूट मीन्स के स्पीड कह लो, रूट मीन्स के वेलोसिटी आप कंसीडर कर लो। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू, इक्वेशन अपने पास क्या आई है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू
m डिवाइड बाई 3 और साथ में मेरे पास क्या आ गया कैपिटल N है और v स्क्वेयर RMS, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आई है। अब क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अब अगर सपोज करो इस कंटेनर का जो टोटल मास है, इसके अंदर जितने मोलिक्यूल्स हैं उसको आप मास कंसीडर कर लो, कैपिटल M कंसीडर कर लो। ये आपका क्या आ गया, मास ऑफ द बच्चे सिस्टम है, दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम। टोटल जो हमने ये क्यूबिकल बॉक्स मार रखा है उसका आप मास क्या कंसीडर करो, कैपिटल M कंसीडर कर लो, ठीक है। अब जो कैपिटल M है, अगर टोटल इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी ही होगी। यहाँ पे मैंने पहले बोला है कि सारे पार्टिकल रैंडम मोशन के अंदर हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब आप सिस्टम की एनर्जी निकालोगे तो वहां पे मास फिर कैपिटल M आएगा 1/2m, और वेलोसिटी फिर क्या आएगी, वो तो v स्क्वायर RMS जो हम यूज कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर जो आपके पास वेलोसिटी होगी। ये कंसेप्ट आगे आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, जब आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इसी के अंदर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। एक बार बस इसको देखो, ये आपके पास एनर्जी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी की वैल्यू है, अब हमने इसके लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करना है कि जो प्रेशर वॉल्यूम और एनर्जी के अंदर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या है, और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो देखो मेरे पास क्या होगा, ये एनर्जी क्लियर होगी आई थिंक। ये टोटल सिस्टम की एनर्जी लिया है बच्चे हमने, जो ये लिखी है दैट इज द एनर्जी ऑफ कंप्लीट होल सिस्टम, जो हमने क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर किया है, इस सारे की ये एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास, ये देखो टोटल एनर्जी आ गई, बस मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर दे रखा है। तो ये टोटल एनर्जी मेरे पास ये होगी। अब क्या है, पीवी की इक्वेशन हमारे पास ये थी, पीवी इज इक्वल टू mn डिवाइड बाई 3 v स्क्वायर RMS। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो जो ये, अब देखो ये इक्वेशन थी आपके पास, पीवी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 3, साथ में क्या था n, और ये मेरे पास क्या था v स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास RMS थी, ठीक है। अब m और n की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे मेरे पास पीवी की वैल्यू क्या आएगी, m और n क्या है, देखो टोटल मास आपका m है कैपिटल, वो किसके इक्वल होगा, एक मोलिक्यूल का मास कितना है एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं। तो ये आपके पास कैपिटल M आ गया, m डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और साथ में v स्क्वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा RMS, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, अब यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और इसको लिख दो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 m, और साथ में क्या आ गया v स्क्वायर। और ये आपके पास टोटल एनर्जी किसकी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की है ना। तो ये क्या आ गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, ई आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास, प्रेशर वॉल्यूम और एनर्जी के अंदर जो बच्चे रिलेशन आएगा वो आपका रिलेशन होगा दिस वन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। ये आपका टोटल रिलेशन आ गया, ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय ई है। तो ये आपका रिलेशन है, यहाँ पे नोट्स के अंदर ये देखो, ये बॉक्स है, इसके अंदर पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू में क्या आ गया मेरे पास, ये आपके पास ई आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। एक तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है आपने ऊपर लिखी है वो याद रखनी है, ये ब्लैक कलर के अंदर थी, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद में ये जो आपका सेकंड फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के केस में पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये तो हमने जो केस लिया ना बच्चे, ये अपना मोलिक्यूल कौन सा था, जस्ट हमने नॉर्मल मोलिक्यूल कंसीडर किया है, कोई भी मोलिक्यूल हो, ठीक है। तो अब इसको हमने जनरलाइज करना है कि अगर ये किसी और मोलिक्यूल के लिए, पर्टिकुलर किसी मोलिक्यूल के ऊपर हम अप्लाई करें, तब ये जो रिलेशन है वो किस तरह से एप्लीकेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ, ठीक है। तो ये अच्छे ढंग से देखो इसको, ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को बच्चे हमने क्या करना है, जनरलाइज करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसको अगर जनरलाइज करना है तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो अपने पास एनर्जी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, एनर्जी जो थी दैट इज सिंपल, चलो एक मोलिक्यूल के लिखो 1/2 m v स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर मोमेंटम के साथ रिलेशन फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है, नहीं होता, ये तो कर लोगे, ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम की बच्चे पावर क्या है, दैट इज द पावर ऑफ मोमेंटम जो है वो आपके पास पावर यहाँ पे बच्चे 2 है, ठीक है ना, क्लियर है, पावर कितनी है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन जो आया था जब पावर 2 थी, तो आपका बच्चे एक्सप्रेशन क्या आया था जब आपकी पावर 2 थी। तो देखो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आपका एक्सप्रेशन था दिस वन, ये एक्सप्रेशन देखो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, पीवी इज इक्वल टू 2/3 ई। जब उसकी पावर 2 थी मोमेंटम की, तब ऊपर 2 आया था। तो व्हाट अबाउट एनी मोलिक्यूल जिसकी पावर ऑफ मोमेंटम 2 ना हो, उसकी अगर पावर ऑफ मोमेंटम 1 हो, तो ये फिर क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट चेंज होगा, ठीक है।
तो वो देखो इस केस में अगर हमारे पास फोटोन हो ना बच्चे, फोटोन का केस, अब फोटोन के लिए आपको एनर्जी का रिलेशन पता होगा। एक तो हम एनर्जी लिखते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू करके लिखते हैं, ठीक है, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। और एक मोमेंटम के साथ अगर रिलेशन फाइंड करोगे तो E इज इक्वल टू आपके पास पी सी आएगा, ठीक है, E इज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ पे मोमेंटम की पावर बच्चे फिर क्या आई, यहाँ पे P की पावर जो है वो आपके पास बच्चे है 1। तो इसका मतलब अगर इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस निकालोगे, फोटोन गैस हो, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, अब इसकी पावर 1 है तो ऊपर 1 आएगा, बाकी एक्सप्रेशन नहीं चेंज होगा, 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइज्ड कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसके अंदर, ठीक है। वैसे नोट्स के अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर E इज इक्वल टू पी सी होगा तो उसकी मोमेंटम क्या है, पावर 1 होगी, पावर 1 है तो S की जगह, S का मतलब है S यहाँ पे डोनेट करेगी, जनरल एक्सप्रेशन याद रखना आपने, पीवी इज इक्वल टू S/3 इंटू ई। तो S जो है वो पावर ऑफ मोमेंटम है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है अगर उसकी मोमेंटम की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आ गई तो 3 आएगा, 1 है तो 1 है, हाफ है तो हाफ है, ठीक है। तो ये पीवी इज इक्वल टू S/3 इंटू ई है। आई थिंक हो जाएगा क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। ये जो 2-3 मैंने अंडरलाइन आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आपको जनरल जो आपका कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। ये जो जनरल बॉक्स के अंदर मैं दोबारा रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, ये जो आपका है आपको इसको याद रखना है, जनरल, इन जनरल जो आपका कंसेप्ट है पीवी इज इक्वल टू S/3 इंटू ई, ठीक है बच्चे, हो जाएगा ये वाला। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट आगे गैस लॉज जो है, अब उनका हमने डिस्कशन करना है, गैस लॉज फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए गैस लॉज क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। और ये गैस लॉज आपने आई थिंक 12th 11th केमिस्ट्री वगैरह के अंदर डिस्कशन जरूर किया होगा, जिन्होंने बीएससी कर ली है या कर रहे हैं उन्होंने भी डिस्कशन जरूर किया होगा। तो आज हमने जनरली जो बच्चों के माइंड में ये कंसेप्ट होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, वहां से निकालो, एक बॉयल्स है, एक चार्ल्स है, लेकिन एक्चुअल में आइडियल गैस इनसे निकलती है। ये जो 3-4 लॉज होते हैं इनको कंबाइन करके यहाँ से आपकी क्या निकलती है, आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, ठीक है। और हम जो कंसेप्ट याद रखते हैं वो रिवर्स में करते हैं, तो इसको कंसेप्ट वाइज रखो याद। तो फर्स्ट आपका बॉयल्स लॉ है, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, उस टेम्परेचर के अंदर जो गैस मोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो रिलेशन होता है, जो आपका प्रेशर होता है बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वॉल्यूम होगा। ये ऑब्जर्व किया गया, ना कि हमने जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन है वहां से टी कांस्टेंट कर दो तो ये इनवर्सली हो गया। हाँ वहां पे भी होता है, वो इसकी हेल्प से बनी है, ना कि आइडियल गैस इक्वेशन से आप बॉयल्स लॉ निकालोगे, ठीक है। एक्चुअल में है सही है, बट आपको याद करने का जो वे है, कंसेप्ट को कंसेप्ट की तरह करो, जैसे वो कंसेप्ट आपका फॉर्म हुआ है आपको वैसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो अगर वॉल्यूम दूसरी साइड जाएगा, यहाँ से आपका जो वॉल्यूम है इस साइड अगर जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर आपको ग्राफ भी पता हो कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर ग्राफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये फर्स्ट ग्राफ जो आपका, इस ग्राफ को देखो, फर्स्ट ग्राफ को, फर्स्ट ग्राफ के अंदर देखो, इस साइड आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर फिर आपका क्या होगा, ये देखो इस कर्व के रहोगे आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये ग्राफ्स जो है, छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, इनके बारे में भी अच्छे ढंग से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, अगर मैं ग्राफ ये अपलोड करूं, ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर ही है, लेकिन दैट इज नॉट इन प्रेशर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली। आप एक प्रेशर ले रहे हो एक साइड, ठीक है, और एक साइड आपने क्या चूज कर ली, एक साइड आपने डायरेक्टली चूज कर ली 1/V, एक साइड प्रेशर है और एक साइड 1/V है। तो इन दोनों के अंदर तो बच्चे कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। यहीं पे क्वेश्चंस को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना। एज सिंपल कंसेप्ट है, इन दोनों के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी है वो बच्चे आपकी डायरेक्टली है, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। जो आपका ये सेकंड ग्राफ है इसके अंदर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने अभी कंसेप्ट किया है, तो जो पीवी होगा इस केस में वो आपका क्या है, के मैं लिख रहा हूँ, दैट इज कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर पीवी कॉन्स्टेंट है तो अगर आप पीवी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर या वॉल्यूम, तो वो बच्चे हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे एक साइड आपने पीवी ले रखी है और दूसरे साइड आपने पी प्रेशर या वॉल्यूम कुछ भी कंसीडर कर लो, आपका जो बच्चे ग्राफ आएगा वो आपका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, दैट इज ये कांस्टेंट चलेगा हमेशा। आपका ग्राफ क्या चलेगा, स्टेट कांस्टेंट लाइन के अंदर चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीवी बॉयल्स लॉ के केस में क्या है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
दैट इज योर बॉयल्स लॉ। और ये किस कंडीशन के ऊपर होता है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। अब नेक्स्ट देखो चार्ल्स लॉ जो है उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, अब उसके अंदर आपके पास क्या है, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर बच्चे सेकंड जो लॉ है चार्ल्स लॉ, ये हमने ऑब्जर्व किया जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो उस टाइम पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन आता है, उस लॉ को बोला जाता है दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपकी जो वॉल्यूम आती है वो क्या आएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपके पास वॉल्यूम जो है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहाँ से V डिवाइड बाई टी करोगे तो वो फिर बच्चे क्या आएगी, दैट इज अ कांस्टेंट। ये छोटे छोटे आपको रिलेशन है, ये इस तरह से फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, V डिवाइड बाई टी क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर ग्राफ है, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये फर्स्ट ग्राफ देखो, इसके अंदर क्या है, एक साइड वॉल्यूम है एक साइड टेम्परेचर है, तो आपका ग्राफ क्या आएगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर दूसरा ग्राफ देखना आपने वॉल्यूम और 1/t के अंदर, तो वो फिर बच्चे ग्राफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और 1/t के अंदर वो आपका ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, वॉल्यूम के अंदर और आपके पास दूसरा क्या है 1/t, इसके अंदर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, अगर 1/t इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, लेकिन अगर 1/t करोगे तो वॉल्यूम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो अगर आपने अगर आपने वॉल्यूम देखनी है, वॉल्यूम अगर 1/t कर दोगे दूसरी साइड, तो ये वॉल्यूम अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको 1/t करोगे तो ये फिर इसका बिहेवियर क्या होगा बच्चे, बिहेवियर भी तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना, अगर 1/v कर रहे हो दोनों साइड, अगर 1/v कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/t के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर आपके पास जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली। अगर 1/t को आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, और अगर 1/v करोगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t करोगे, अब ये तो डायरेक्टली है, लेकिन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो 1/t के अंदर और ओनली v के अंदर, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कौन सी है, दैट इज अप और डाउन है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ग्राफ है, हो जाएगा, आई थिंक दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, तो इतना है नहीं। अब दूसरा जो अभी हमने किया है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर टेम्परेचर है बच्चे, तो v/t फिर मेरा क्या आएगा, दैट इज कांस्टेंट। v/t आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर v/t आपका कांस्टेंट आएगा बच्चे, तो अगर v/t और एनी अदर किसी के अंदर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज करो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड, ठीक है, एक साइड तो मैंने ले लिया वॉल्यूम डिवाइड बाय टी, और एक साइड मैं कुछ भी चूज कर रहा हूँ, मान के चलो वॉल्यूम चूज किया। अब v/t का ग्राफ तो हमेशा इस केस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो वो जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा, दैट इज इस तरह से कांस्टेंट ही ग्राफ चलेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सिस्टम, जो आपका ये ग्राफ है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तो दो लॉज हमने डिस्कशन कर लिया है, बॉयल्स लॉ और सेकंड आपका कौन सा लॉ है, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है बच्चे, अब जो आपका नेक्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ है, जो दैट इज एवोगैड्रो लॉ है, अब उसका डिस्कशन करना है। वो देखो एवोगैड्रो लॉ है वो मेरे पास क्या होगा, क्लियर है दोनों लॉ, ठीक है, याद रखने आपने, आगे हमने इससे आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, थर्ड जो आपका लॉ है दैट इज एवोगैड्रो लॉ जो है वो क्या होगा, अब इसके अंदर देखो, अब जो आपका एवोगैड्रो लॉ है उसके अंदर क्या है कि अगर हमने क्या किए, दो कंटेनर कंसीडर कर लिए, सपोज करो दिस वन इज माय फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है, और ये आपके पास जो है सपोज करो ये आपका सेकंड कंटेनर है, ये हमने सेकंड कंटेनर चूज कर लिया। ठीक है, दो कंटेनर हो गए, और दोनों मान के चलो दोनों की वॉल्यूम वगैरह आपने सेम चूज करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग से बने हैं, थोड़े से वॉल्यूम वगैरह अलग लग रही है, दोनों की अगर वॉल्यूम आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों के अंदर गैस अलग अलग है, चलो मान के चलो इसके अंदर जो गैस है वो आपके पास मान के चलो गैस G1 मान लो, अलग गैस है इसके अंदर जो आपके पास गैस है वो क्या है, G2 है। अगर इन दोनों की वॉल्यूम सेम है दोनों कंटेनर की, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, T और P, इसका भी टेम्परेचर क्या है, T एंड P, और दोनों की आपके पास क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, और चाहे गैसेस आपके पास अलग अलग हैं, फिर भी इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे ना बच्चे, आपके पास जो n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो n होंगे वो इनके अंदर क्या आएंगे,
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इट मींस फॉर टू कंटेनर्स हैविंग सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, अगर आपके गैसेस अलग अलग होंगी या आपकी गैसेस सेम भी होंगी, तो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। दैट डजंट मैटर कि आपके पास गैस कौन सी है, ऑक्सीजन ले रखी है, कौन सी आपने गैस कंसीडर कर रखी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन कौन सी कंटेनर के अंदर, किस कंटेनर के अंदर कौन सी गैस है, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। आपकी वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंटेनर का सेम हो, गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर के ऊपर जो मेरे पास इक्वल वॉल्यूम होगी गैसेस की, चाहे दो अलग अलग गैसेस हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे, ठीक है ना। तो जनरली हम कंसेप्ट ये याद रखते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है, अगर दोनों गैसेस सेम है इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। लेकिन अगर गैसेस अलग अलग होगी, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है, इसका मतलब अब इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। नो, दैट इज नॉट द केस। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इट मींस इसके अंदर जो आपका कंसेप्ट आया वो बच्चे क्या आया, कि वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। जितनी वॉल्यूम है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, दैट इज द मीनिंग। टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, जितनी वॉल्यूम है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो वॉल्यूम होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम है, अगर वी की जगह 2 भी कर दूंगा, यहाँ पे अगर 2 भी कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट ऑल्सो विल बिकम डबल, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है। तो यहाँ पे आपके पास हमें पता है कि जो कंडीशन होती है एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जो होता है इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन भी तो होगा ना, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एवोगैड्रो लॉ फाइंड करना है, वो आपका क्या आएगा कि v डिवाइड बाय n, ये जो n है इस साइड जाएगा तो आपका v डिवाइड बाय n बच्चे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ है, दैट इज इसके अंदर क्या है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका v डिवाइड बाय n, ये आपका क्या आ गया, दैट इज एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ना क्या करना है हमने, जो इन तीनों लॉज हमने किए हैं इनसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड करनी है। जो ये अपना ल्यूजेक्स लॉ है ये हम बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। फोर्थ लॉ जो है इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। फोर्थ लॉ जो है, इसके पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन जो है इन तीनों लॉ से कैसे बनेगी वो देखो पहले। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, हमने जो फर्स्ट लॉ किया था आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका फर्स्ट लॉ क्या था कि जो आपका बोयल्स लॉ था उसके अंदर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा था और प्रेशर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चे आया था वॉल्यूम। चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट में लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इस साइड कर लो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ। सेकंड जो आपका सेकंड लॉ किया था हमने चार्ल्स लॉ, उसके अंदर क्या आया था कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल थी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब थर्ड जो हमने अभी किया है एवोगैड्रो लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करो, ठीक है। एक साइड तो मेरे v है और प्रोपोर्शनलिटी के साथ जो आपका नमरेटर में है नमरेटर में लिखो, जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखो। तो ऊपर तो आ गया, एक में t है, एक में आपका n है और एक में नीचे आएगा p। तो प्रोपोर्शनलिटी फिजिक्स में नहीं रखते, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ बच्चे मेरे पास कांस्टेंट क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा गैस कांस्टेंट, जिसको हम r बोलते हैं, r आ गया, ठीक है। और ये मेरे पास t है और ये मेरे पास n है और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, p है। तो यहाँ से जो प्रेशर है इस साइड अगर जाएगा तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये अपने पास आ गया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। आगे नोट्स में दे रखी है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है बच्चे।
हाँ जी बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो क्या होगा यहाँ पे। आई होप सो कि इतना क्लियर होगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आप किस तरह से फॉर्म करोगे, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है बच्चे, हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपने कंसेप्ट को सीरियल वाइज याद रखना है कि किस टाइप से आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म हुई होगी या किस टाइप से फॉर्म हुई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट को रिलेट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब जो फोर्थ लॉ अपना बचा है वो देखो, जो अपना फोर्थ लो है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, जो आपका फोर्थ लो है उसके अंदर क्या है। अब ये देखो लास्ट वन है आपके पास, दैट इज फोर्थ लो है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ये आपको याद होगा कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो बच्चे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक तो ये आ गया। अब टेम्परेचर अगर इस साइड लेके आओगे तो पी बाय टी बच्चे फिर क्या आ जाएगा, पी बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और वो देखो पी बाय टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके ग्राफ्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए, ग्राफ कैसे होंगे। अब पहले तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। एक साइड आप प्रेशर चूज करोगे और दूसरी साइड आप टेम्परेचर चूज करोगे तो आपका ग्राफ क्या आएगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, अगर आप ग्राफ फिर उल्टा कर दो कि एक आपके पास क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, आप क्या कर रहे हो, 1/P कर रहे हो, और प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गई, 1/T आ गई। आप क्या कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो प्रेशर, ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो एक तो प्रेशर के अंदर और एक आपने ले लिया 1/T। तो ये प्रोपोर्शनलिटी तो बच्चे रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो ग्राफ आएगा वो देखो, आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से, अगर 1/T इंक्रीज करोगे तो प्रेशर फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बस माइनर सा चेंज है इसके अंदर और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो छोटा सा कंसेप्ट है और याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब P बाय टी मेरे पास क्या है बच्चे, P बाय टी क्या है, दैट इज कॉन्स्टेंट। P बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे P बाय टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर, तो वो बच्चे आपके पास हमेशा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग P बाय टी आपके पास अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो आपका P बाय टी क्या रहेगा, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि आप किस तरह से ये जो चार लॉज हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है, किसको कांस्टेंट कब रखना है, ठीक है। और ये तीन टाइप के जो मैंने ग्राफ करवाए हैं, ये मैंने वैसे तो चलो करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, मैंने यहाँ पे इसीलिए इनका डिस्कशन किया है ताकि आपको आगे ना कन्वर्जन करने होते हैं कि आपको प्रेशर पीटी डायग्राम को पीवी में कन्वर्ट करना है, टीएस में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे बच्चे अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें माइंड में होंगी कि कब डायरेक्टली होगा, कब इनवर्सली होगा और कब ये कांस्टेंट की फॉर्म में चल रहा है, तो वहां पे आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है ना बच्चे, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वहां पे आपके पास कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसमें बच्चे क्या है मेरे पास, अब इसमें क्या है, ये जो आज का आपका लेक्चर है वो हमने तीन मेन टॉपिक थे अपने। फर्स्ट वन था अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, सेकंड वन था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, और लास्ट वन था दैट इज गैस लॉज, और उनके बेस के ऊपर आइडियल गैस कैसे फॉर्म होती है वो हमने देखनी थी, ठीक है। तो आज का जो आपका बेसिक है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार जो आइडियल गैस इक्वेशन है नोट्स के अंदर देख लो, ये रही मेरे पास, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये मैंने करवा दी है वैसे, दिस वन इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या है, जो वॉल्यूम थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर थी बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, टेम्परेचर था। अब एवोगैड्रो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। तो अगर इनको कंबाइन करोगे, कंबाइन करके आपके पास क्या आएगा, कंबाइन करके आएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यू विल गेट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और ये किस तरह से फॉर्म हुई है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सीक्वेंस कर लिया और आपने इसी तरह से माइंड में इसको याद रखना है। क्लियर है बच्चे। तो ये आपके चार लॉज थे मेन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और फोर्थ वन जो हमने किया था जिसमें आपने क्या कांस्टेंट रखा है, जिसमें आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका टोटल ये तीन लॉज से आपके आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुई है बच्चे,
फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका काइनेटिक थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट था बच्चे, ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है। इसी के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कल सेकंड लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स ही हमें डिस्कशन करने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे, और साथ में इसके जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, हमने वहां पे आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उनका डिस्कशन, मेनली न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसके अंदर? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इसके अंदर तो बच्चे आप कमेंट्स के अंदर आपका क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा जैसे टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। और ये जिस बच्चे ने भी गेट, CSIR, नेट फिजिक्स, ठीक है, या MSc वगैरह एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उनके साथ इसको शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी वगैरह अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, और बाकी अगर कोई आपको इसमें कोई सजेशन देना हो, कोई कमी वगैरह हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट्स के अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, दैट डजेंट मैटर, लर्निंग इज, ठीक है, टीचिंग जो है दैट इज अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो चाहे मैं टीच करवा रहा हूँ, दैट डजेंट मीन कि मुझे सारा कुछ यहाँ पे पता है, मेरा बस जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर करने की। ठीक है, बट आप अपने नोट्स वगैरह है अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बच्चे।